वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। इसके साथ ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी का इन चारों दिशाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको ये पूरी ही बुक, यहाँ तक कि ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी जानते हैं दिशाएं 4 तरह से होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, तो उस दिशा को हमेशा पूर्व कहते हैं। अब जिस जगह पर आप रहते हो वहाँ पर सूरज जिस डायरेक्शन से भी सुबह के वक्त उगेगा और उसकी तरफ, सूरज की तरफ आप अपना मुंह करके खड़े हो जाओगे, तो जिधर की साइड आपका फेस होगा सूरज की तरफ, जहाँ से सूरज उगा है, वो डायरेक्शन पूर्व कहलाएगी। आपका हाथ, जो सीधा हाथ होगा, वो दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ उत्तर दिशा की तरफ होगा, और जिधर की साइड आपकी कमर होगी वो डायरेक्शन पश्चिम दिशा होगी। तो उम्मीद करती हूँ बिल्कुल इजीली सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे, दिशाओं की पहचान करना। अब बच्चों, चैप्टर का नाम है भारत की नदियाँ और उनके मैदान, यानी कि हम इस चैप्टर में भारत के अलग अलग तरह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है बुक के पेज नंबर 30 पर है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ समाप्त यानी कि ख़त्म होने वाली हैं। अनु और तनु छुट्टियों का कार्य यानी कि होमवर्क कर चुकी हैं। शाम होते ही दोनों टेलीविज़न के पास आकर बैठ जाती हैं कार्टून देखने के लिए। ठीक बच्चों, दो बहनें या दो सहेलियां होती हैं, अपना हॉलीडेज़ होमवर्क करके वो टीवी देखने के लिए बैठ जाती हैं। लेकिन अनु के पिताजी आकर चैनल बदल देते हैं और समाचार सुनने लगते हैं, मगर वो कार्टून देख रही होती हैं। तो उत्तर भारत की नदियों का पानी लगातार उफान पर, बाढ़ की संभावना। क्या आ रहा था हेडिंग के अंदर लिखा हुआ समाचार में? कि उत्तर भारत के अंदर जो नदियां हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और बाढ़ की संभावना है, चांसेस हैं। इस तरह के समाचार दोनों को झकझोर देते हैं, यानी कि वो डर जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि 1 महीना पहले जो नदियां बिल्कुल सूखी थीं, अचानक उनके अंदर इतना पानी कैसे आ गया कि बाढ़ आने की कंडीशन हो गई। तो दोनों प्रश्नवाचक दृष्टि से पिता की ओर देखती हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पहले तो इन नदियों में पानी नहीं था, अब एकदम से इतना पानी कहाँ से आया। तो उनके पिताजी बच्चों की उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी को देखते ही उनके पिताजी उन्हें पहाड़ों, नदियों व मैदानों के बारे में बताने लगते हैं। तो पिताजी बच्चों को बताते हैं कि भारत जो है नदियों का देश है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और इन नदियों का जो जन्म है पहाड़ों से हुआ है और ऊंचे भागों से हुआ है। समझ में आया कि नदियों का जन्म कैसे हुआ है? पहाड़ों से। और पहाड़ हमेशा जो ऊंची जगहों पर होते हैं उन जगह से नदियों की स्टार्टिंग होती है बहने की। तो अब देखो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहाड़ किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे कि पर्वत वो स्थलीय भाग है, यानी कि पर्वत ज़मीन का वो भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। याद रखोगे कि पहाड़ यानी कि पर्वत वे स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंचा उठा होता है। इनका प्रारंभ यानी कि इनकी शुरुआत बर्फ़ के पिघले पानी या ये झरनों से मिलने वाले जल से होती है। भारत के उत्तर के अंदर बच्चों हिमालय पर्वतमाला है, सभी बच्चे जानते हैं। देखो मैप दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, मैप के अंदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत के उत्तर के अंदर बच्चों बहुत सारे इस जगह से लेकर इस जगह तक पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, और यहाँ पर ऊपर की साइड है सिंधु घाटी। आगे कहा गया है कि पर्वतमाला का अर्थ होता है कि सीक्वेंस में बहुत सारे एक के बाद एक पहाड़ आगे पीछे, उसे पर्वतमाला कहते हैं। याद रखोगे कि पर्वतमाला का मतलब सिर्फ एक पहाड़ से नहीं है, बल्कि बहुत सारे पहाड़ आगे पीछे कतार के अंदर होते हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े होते हैं। इनकी चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी होती हैं, और हिमालय 2 शब्दों के मेल से बना है।
हिम जमा आलिए, इसका अर्थ है कि बर्फ़ का घर, क्योंकि हिम बच्चों बर्फ़ को कहते हैं। ये पहाड़ केवल दिखने में ही सुंदर नहीं लगते हैं, बल्कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इन पहाड़ों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताई हैं। इन पहाड़ों से ये सारी ही नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि नदियों की शुरुआत हमेशा पहाड़ों से, ऊपर की साइड से, ऊंचे स्थानों से होती है। तो इसी वजह से ये जितने भी पहाड़ हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं। अब बच्चों चैप्टर का अगला टॉपिक है कि मैदानों का निर्माण, यानी कि मैदान कैसे बनते हैं। तो बच्चों नदियों के ज़रिए जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, वो मिट्टी एक जगह जमकर इकट्ठी हो जाती है, जिससे बहुत बड़े बड़े मैदान बनकर तैयार हो जाते हैं। मैदानों का निर्माण होता है। याद रहेगा कि नदियों के ज़रिए जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, वो मिट्टी दूर दूर तक फैल जाती है, जिससे कि मैदानों का निर्माण होता है। अब कहा गया है कि क्या तुम उस मैदान का नाम बता सकते हो जिस पर दिल्ली स्थित है। उत्तर भारत में स्थित उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल व बिहार राज्य तक फैला हुआ है। ये मैदान समतल है और सिंधु, गंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण उपजाऊ भी है। समझ में आया कि देखो पहाड़ ऊपर की साइड है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सभी स्टेट्स भी ऊपर हैं, उत्तर की दिशा में है। तो नदियों से जो मिट्टी बहा कर लाई गई है, उनके जमाव से ये जगहें बनकर तैयार हुई हैं, समतल हो गई हैं, और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है, यहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी भी होती है। अब कहा गया है कि जो मैदान है इंसानों के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि मकान के बनाने के लिए, खेती करने के लिए यहाँ पर आपको समतल यानी कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन की जगह समतल, प्लेन और उपजाऊ भूमि मिलती है। इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर इसी वजह से बसे होते हैं, जैसे कि गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली व आगरा बसे हुए हैं। ये इसी वजह से हैं क्योंकि जो मैदानी इलाके होते हैं वो इंसानों के रहने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। उनके बहुत सारे काम इन मैदानों के ज़रिए से पूरे हो जाते हैं। अब दक्षिण भारत में भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। पूर्वी तट के ऊपर बच्चों, पूर्व की साइड यानी कि इस जगह पर, एक मिनट, देखो पूर्व के अंदर इधर की साइड है बंगाल की खाड़ी। महानदी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती है बच्चों, डेल्टा बनाती है। अभी बताती हूँ कि डेल्टा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आंसर में आएगा। अब बच्चों अगला टॉपिक है नदियों का महत्व, यानी कि नदियों का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए किस किस तरह से यूज़फुल है नदियाँ। तो सभी नदियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि ये हर साल अपने साथ नई मिट्टी बहा कर लाती हैं, जो कि खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। और नदियों के पानी से बच्चों पन बिजली यानी कि जल विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है नदियों के पानी से। इनके पानी से सिंचाई भी की जाती है ना, और इससे खेतों को मदद मिलती है। नदियों के महत्व को और अधिक समझने के लिए हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब राज्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, पंजाब का अर्थ, पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पन जमा आब, तो पंच का अर्थ है पाँच और आप का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि पंजाब से रिलेटेड, आपसे नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लिख देना कि पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 5 और आपका अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र है पंजाब। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलुज। याद रखोगे कि इन 5 जगह की मिट्टी इन नहरों के ज़रिए बहाकर लाई गई थी, तो इसी मिट्टी से एक समतल मैदान बना और वहाँ पर पंजाब राज्य बन गया। और 5 नदियों के नाम याद रहेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलुज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। अब पंजाब राज्य अपनी फसलों, दुग्ध उत्पादन यानी कि
जानवरों के ज़रिए से दूध का बिज़नेस करना, है ना। और अच्छे खाने के लिए बहुत फेमस है पंजाब। यहाँ के लोगों के भोजन में दूध, घी, मक्खन, लस्सी, पनीर बहुत इस्तेमाल होता है। और यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज पैदा होता है कि पूरे देश के व्यापारी पंजाब से अनाज लेने के लिए आते हैं। अब पंजाब राज्य में इतनी अच्छी खेती क्यों होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप इसे मार्क करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो क्यों होती है? क्योंकि ये समतल यानी कि प्लेन मैदानी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ और पथरीला नहीं है। नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ पर खेतों को अच्छे से पानी मिल जाता है। नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर यहाँ की सिंचाई की जाती है, आबपाशी की जाती है। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों इस क्वेश्चन को भी हैंड टू हैंड कॉपी में ज़रूर लिख लेना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। बांध का मतलब क्या होता है बच्चों? नदी का जो बहता हुआ पानी होता है उसके बीच में इस तरीके से दरवाजे से लगा दिए जाते हैं लोहे के। अब अगर कभी कहीं पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस क्षेत्र के अंदर पानी को आने से रोकने के लिए इन सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों ये बांध कहलाते हैं। तो सतलुज नदी पर बहुत बड़ा भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। याद रखोगे कि भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। इस बांध पर बिजली बनाई जाती है जो कि विद्युत तारों द्वारा गांव-गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इस पानी के ज़रिए से ही बनाई जाती है। ये बांध बाढ़ को रोकने में मदद करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। नदी के पानी को रोककर नहरों द्वारा पानी को गांव व शहरों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी सिंचाई व पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की सहूलियत बहुत अच्छी है और खेती बाड़ी को अच्छे से पानी मिल जाता है। आगे है बच्चों, देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इस सारे ही चलन को तेज़ी से अपनाया, यानी कि पुराने खेती बाड़ी के जो रिवाज थे उन्हें ख़त्म कर कर इन्होंने आधुनिक तौर पर खेती करनी शुरू कर दी। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो फसल के उत्पादन में वृद्धि थी बहुत ज़्यादा हुई। बहुत अधिक उर्वरक देने के, अब बच्चों देखो तकनीक के, अब इन लोगों ने क्या किया कि तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरक देने की वजह से ख़राब हो गई और कहीं कहीं मिट्टी में अब नमक जम जाता है तो कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में ज़मीन यहाँ की अनउपजाऊ हो गई है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक प्रयोग किया था ज़रूरत से ज़्यादा। पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी व गुरु पर्व मुख्य रूप से मनाते हैं। हर त्यौहार पर ढोल की ताल के साथ भांगड़ा व गिद्दा ज़रूर किया जाता है। हर त्यौहार को पंजाब के लोग पूरे हर्षोल्लास से भी मनाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़कर बता दिया है। और यहाँ का जो बच्चों फेमस मंदिर है उसका नाम है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। और अमृतसर बच्चों पंजाब के अंदर है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान किन 2 नदियों से मिलकर बना है? तो उत्तरी मैदान बच्चों सिंधु और गंगा नदियों से मिलकर बना है। और उत्तरी मैदान वाली जगह पर ही हमारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये सभी जगहें हैं। आगे है भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है? तो सतलुज पर बना है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। अभी पढ़कर बताया था फिलअप्स हैं कि पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने से किस चीज़ का जन्म होता है? नदी का जन्म होता है। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इलाहाबाद नगर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो आगे है मैदानों में आते ही नदी का बहाव जो है वो धीमा हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर की साइड से बहती हुई आती है। मैदान समतल होते हैं तो इनका बहाव धीमा होने लगता है। क्वेश्चन आंसर है हिमालय का क्या अर्थ है? आंसर लिखोगे कि हिमालय शब्द 2 शब्दों हेम और आलिये से बना है। हेम का अर्थ बर्फ और आलिये का अर्थ है घर, अतः हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। अगला क्वेश्चन है कि मैदान किसे कहते हैं? तो लिखोगे समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। याद रखोगे कि समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। अब हिमानी किसे कहते हैं? तो बच्चों हिमानी
पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। याद रखना कि बर्फ़ को हिमानी नहीं कहते हैं। जो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकने लगती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो वो हिमानी होती है, यानी कि नदियों के साथ बहने लगती है वो। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ किसे कहते हैं? तो आंसर लिखा है कि पहाड़ वे स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। स्थलीय भाग यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा है जो आसपास की ज़मीन से बहुत ऊंचा उठा होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदियों का क्या महत्व है? तो बच्चों, नदियों की क्या इम्पोर्टेंस है? नदियाँ हर साल नई मिट्टी बहा कर लाती हैं। ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नदी के पानी से पनबिजली बनाई जाती है तथा इनसे खेतों की सिंचाई भी की जाती है। अब बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इन 6 नदियों को भारत के मैप पर दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर होंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जिस जगह पर मैप में आपको नोसी बनी दिखती है उस जगह पर होगी कावेरी। अब देखो, जहाँ पर आपको मैप में ऐसा माथा सा बना दिखता है वहाँ पर कृष्णा है ना। फिर उससे थोड़ी सी ऊपर की साइड पर जहाँ से मैप चौड़ा होना शुरू होता है वो होगी गोदावरी। अब देखो, इस जगह पर है महानदी। अब ऊपर बच्चों 2 नदियाँ और हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, गंगा और यमुना, है ना। गंगा और यमुना जहाँ पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली है ना, उस जगहों से ऊपर की साइड से निकल कर आएगी। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ गए होंगे।